बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो आज दूसरी वीडियो है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो जो बैंक रिकॉन्सिलेशन के हवाले से हमने शूट की थी, इसका एक कंटिन्यूएशन है। तो वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो पहली वीडियो मेरे ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें बच्चों से डिस्कस की थी। तो आज हमारी जो सेकंड वीडियो है, इसमें हम अपने उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे जिन्हें हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद हो अगर, तो हमने लास्ट टाइम 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, एक कंपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाती है। तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था कैश बुक, पासबुक के हवाले से। तो आज आगे बढ़ते हैं। तीसरी रीज़न है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। स्टूडेंट, इससे मुराद ये है कि कंपनी के कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी को अमाउंट ऑफिस में ला के देने के बजाय वो कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे हम आजकल की ज़बान में ऑनलाइन सिस्टम भी कहते हैं, ऑनलाइन कर दिए जाते हैं। तो वो क्लाइंट जो हमसे सामान क्रेडिट पर लेकर जाते हैं, वो हमें ऑफिस में पैसा ला के देने के बजाय डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। और इस चीज़ का इल्म हमें कब होता है, जब हमारे पास बैंक का स्टेटमेंट आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसमें अगर आप गौर करें तो उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। तो स्टूडेंट, इससे मुराद हम ये भी ले सकते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो अमाउंट हमें पे करनी थी उसने हमें ऑफिस में ला के पे नहीं की, बल्कि उसने ऑनलाइन कर दी है, ऑनलाइन डिपॉजिट कर दिया है। तो आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ ऑनलाइन डिपॉजिट के नाम से भी आ सकती है। तो आपको दोनों टर्म्स याद रखने हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो इसमें ये होगा कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम अपनी कैश बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, C+ कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मार्कअप इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। इससे मुराद ये होती है स्टूडेंट्स कि जैसे हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन ओपन करते हैं, नॉर्मली बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो हमें उसके ऊपर प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको पता होगा कि करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन सेविंग अकाउंट पे मिलता है। तो अगर हमारे कंपनी का सेविंग अकाउंट है तो हमारे बैंक बैलेंस में जो हमारे अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी हुई है उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एग्ज़ाम में जब भी लिखा हुआ आएगा मार्कअप इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, तो आपने उससे क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करना है, अपनी कैश बुक में C+ करना है। जैसे ही हमने डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर किया, इसी तरह मार्कअप इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन बाय बैंक भी प्लस होगा। इस चीज़ को आप स्टडी कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ आ रही है। तो अगला पॉइंट है डिसऑनर्ड चेक, NSF चेक, नॉन सफिशिएंट फंड चेक। इससे मुराद ये है कि हमारे जो क्लाइंट हमें चेक्स देते हैं, जो उन्होंने हमसे सामान लिया होता है उसके अगेंस्ट हमें चेक्स देते हैं, तो वो चेक्स हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेते हैं ताकि उनके अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे ही वो चेक्स हम अपने बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो हम यही अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, उनके चेक्स की अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हम चेक्स बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हम अपने कैश बुक के अंदर अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा देते हैं कि इन चेक्स का पैसा हमारे अकाउंट में 1 और 2 डेज़ बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर वो चेक जो हमें दिए गए हैं वो डिसऑनर्ड होते हैं। डिसऑनर्ड का बच्चों मतलब ये होता है कि जिनकी कोई अहमियत ना हो, जिन्हें ऑनर ना किया जाए, जिन्हें कोई अहमियत ना दी जाए, कोई फोकियत ना दी जाए, उन चेक्स को कहा जाता है डिसऑनर्ड चेक। इसकी कॉमन रीज़न होती है डिसऑनर्ड चेक की कि क्लाइंट जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसा नाकाफ़ी है, सफिशिएंट फंड है उसके अकाउंट में, जिसकी वजह से उसके चेक रिजेक्ट हो गए और पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया। लेकिन आप अपने कैश बुक में उस चीज़ को प्लस कर चुके थे, आप ये सोच के प्लस कर चुके थे कि क्लाइंट के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। तो जो हमने अपने बैंक में रकम प्लस की होगी चेक डिपॉजिट करते वक्त, हम उसे अपनी कैश बुक में से फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पैसा हमारे अकाउंट में आया नहीं है और हम ये सोच रहे थे कि पैसा आ जाएगा तो हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हमें C- करना पड़ेगा। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ मौजूद है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। हम आगे बढ़ेंगे।
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है पेमेंट ऑफ नोट पेएबल ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। बच्चों इसमें सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नोट पेएबल किसको कहते हैं। नोट पेएबल से मुराद ये है कि जब हम अपने सप्लायर से सामान क्रेडिट पर लेते हैं, उधार पर लेते हैं, तो हमारा सप्लायर हमसे वो चीज़ लिखवा लेता है स्टाम्प पेपर पे, लीगल डॉक्यूमेंट पे, जिसे IOU नोट भी कहा जाता है। तो वो नोट पेएबल हम लिख के दे देते हैं अपने सप्लायर्स को कि हम आपसे सामान उधार पर लेकर जा रहे हैं और हम आपको ये पैसा इस पर्टिकुलर डेट को पे कर देंगे। उसके अंदर हमें वो पर्टिकुलर डेट मेंशन करनी होती है। सपोज़ अगर आज एग्जांपल ले लें कि आज है 27 सितंबर 2023 और हमने अपने सप्लायर से सामान क्रेडिट पर लिया है, तो हम अपने सप्लायर को रिटर्न में लिख कर दे देते हैं कि हम आपको ये पेमेंट सपोज़ अक्टूबर की 10 को पे कर देंगे, यानी कि हम आपको ये पेमेंट कर देंगे अक्टूबर 10। तो हम लिख कर दे देते हैं, उसे कहा जाता है नोट पे। जब हम लिख कर देंगे तो हमारे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगी, एक लीगल बाइंडिंग आ जाएगी कि हमें वो पेमेंट वक्त पर करनी है। और अगर हम वक्त पर पेमेंट नहीं करेंगे, एक तो हमारी गुडविल ख़राब होगी, नाम ख़राब होगा, सेकंड ये कि वो हमारा सप्लायर हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकता है क्योंकि हमने लिख कर दिया उसको। तो जैसे ही हम उसको लिख कर देंगे तो हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, अपने बैंकर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपने इस तारीख को 10 अक्टूबर को हमारे अकाउंट से रकम हमारे सप्लायर को पे कर देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम ये ऑर्डर अपने बैंक को कर देते हैं कि आपने ये पेमेंट कर देनी है हमारे सप्लायर को। तो जैसे हम ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो हमारा बैंक उस पर्टिकुलर डेट को हमारे अकाउंट से पैसा हमारे सप्लायर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो जब बैंक की तरफ से लेटर आएगा, उसमें मेंशन होगा कि आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने आपके सप्लायर को पेमेंट कर दी है, जो आपने हमें कहा था हमने पेमेंट कर दी है, तो इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो चुका है। तो फिर बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने कैश बुक में से अपने बैंक बैलेंस को डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब भी पेपर में लिखा हुआ आएगा कि पेमेंट हो चुकी है नोट पेएबल की, तो आप अपनी कैश बुक में से उसको माइनस कर देंगे क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे नोट पेएबल होता है तो इसी तरह एक चीज़ होती है नोट रिसीवेबल। अब नोट रिसीवेबल क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम जब अपने कस्टमर्स को सामान क्रेडिट पर बेचते हैं, उधार पर बेचते हैं, तो हम उससे रिटर्न में लिखवा लेते हैं कि आप ये पेमेंट हमें कब करेंगे। तो हमारा कस्टमर हमें लिख कर देता है कि ये पेमेंट में इस तारीख को कर दो। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक पर्टिकुलर डेट को हमें उस स्टेटमेंट में, उस लेटर में लिख कर देता है, एक स्टाम्प पेपर पे लिख कर देता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे लिख कर देता है कि मैं ये पेमेंट आपको इस तारीख को कर दूँगा। तो फिर क्या होता है कि हम उसकी जो उसका जो गिवन नोट होता है, उसने जो हमें नोट दिया था, वो हम अपने बैंक के हवाले कर देते हैं और उसे कहते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर डेट को हमारे कस्टमर से पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेना है। तो ये हमने काम दे दिया अपने बैंक को, अपने बैंक के ज़िम्मे लगा दिया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा बैंक उस पर्टिकुलर डेट को हमारे कस्टमर से पैसा लेकर हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे हमें पता चलेगा कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, तो हमें भी अपनी कैश बुक में अपने बैंक बैलेंस को क्या कर लेना चाहिए, बढ़ा लेना चाहिए। तो स्टूडेंट, जब भी पेपर में लिखा हुआ आएगा कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, बच्चों कलेक्शन का वर्ड आएगा, कलेक्शन का मतलब वसूली, नोट रिसीवेबल के नोट रिसीवेबल कलेक्ट हो गया ऑन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ऑन बिहाफ का मतलब होता है उसकी जगह पर, उसके बदले, मतलब हमारी जगह पर बैंक ने पैसा लेकर हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम उसे कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो उसे C+ किया जाएगा। तो यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें कैश बुक के अंदर कुछ कमी पेशी थी, कुछ C+, कुछ C- रह गया था। अब हम बात करेंगे कि बैंक की तरफ से जब लेटर आता है तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड या लेस नहीं हुई होती, वो हमें ऐड या लेस करनी होती। उस सिलसिले में हमारा जो अगला पॉइंट है, जो अक्सर ये टर्म पेपर में आती है, अक्सर ये ट्रांजैक्शन पेपर में आती है, डिपॉजिट इन ट्रांसिट। बच्चों, ट्रांसिट का मतलब होता है सफ़र, ट्रांसिट का मतलब है सफ़र। इसे लेट डिपॉजिट भी कहा जाता है। अब इसका केस क्या है, या लास्ट डे डिपॉजिट भी आप इसे कह सकते हैं। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। नॉर्मली ये इशू आता है जब बैंक में हम लास्ट डे को डिपॉजिट करवाते हैं, आखिरी तारीख से। आपको पता है कि मंथ की लास्ट डे को बैंक की तरफ से एक लेटर जारी होना है, बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होना है मंथ की लास्ट डेट को। तो अगर मंथ की लास्ट डेट है, सपोज सितंबर 30 है या अक्टूबर 31 है या दिसंबर 31, कोई भी डेट एक मंथ की लास्ट डे है,
हमारे पास कहीं से कुछ पैसा कलेक्शन होती है, कोई पैसा आता है, हमारे ऑफिस में पैसा पड़ा होता है और हम ये चाहते हैं कि इस पैसे को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो हम अपने ऑफिस के किसी बंदे को, हम खुद जाते हैं बैंक में, पैसा लेकर जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने अपने ऑफिस बॉय को भेजा कि भाई ये आप 10,000 रुपीज़ ले जाएँ और जाके बैंक में डिपॉजिट करना है। हमारा ऑफिस बॉय सपोज बैंक की तरफ रवाना हुआ हमारे ऑफिस से दिन के 1 बजे। अब वो निकल गया ऑफिस से। जैसे ही वो ऑफिस से निकला तो हमने ये सोचा, कंपनी के कैशियर ने सोचा कि भाई हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, हमारे बैंक में जितनी भी रकम है उसमें 10,000 रुपीज़ जाके डिपॉजिट हो जाएगी, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हमने अपनी कैश बुक में उस चीज़ को प्लस कर दिया, हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। अब हमारा बंदा बैंक में जाके पहुंचा, एग्जांपल लेते हैं कि 1:45 पे पहुंचा, 1:45 पे हमारा बंदा बैंक पहुंचा और बैंक वालों ने उससे अमाउंट लेके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दी। अच्छा, अब हुआ ये कि जब बंदा हमारा बैंक में पहुंचा तो उसके पहुंचने से पहले ही, एग्जांपल ले लें कि 1:45 पे जब वो हमारा बंदा बैंक में पहुंचा PM, उससे पहले एक इवेंट हो गया था। वो इवेंट क्या था कि 1:45 के बजाय 1:40 पे बैंक का स्टेटमेंट जारी हो गया। हमारे बंदे के पहुंचने से 5 मिनट्स पहले बैंक का स्टेटमेंट जारी हो गया। हमारा बंदा कदरे लेट बैंक पहुंचा, उसके पहुंचने से पहले बैंक का स्टेटमेंट जारी हो गया था। तो अब आप सोचें कि बैंक के स्टेटमेंट में क्या वो 10,000 की अमाउंट शो होगी जो कि उसके पहुंचने बैंक स्टेटमेंट के निकलने के बाद तो वो अमाउंट पहुंची है? यकीनन नहीं होगी, क्योंकि बैंक का लेटर जारी हो गया 1:40 पे। हमने चीज़ लास्ट लेक्चर में देखी थी कि मंथ के एंड पे एक लेटर जारी होता है जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो बैंक वालों ने पैसा लेके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन 1:40 पे वो पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ था, वो पैसा डिपॉजिट हुआ था 1:45 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बंदा 5-10 मिनट लेट था बैंक में। अच्छा, जब बैंक का लेटर जारी हो तो हमारा बंदा उस वक्त कहाँ था? जब बैंक का स्टेटमेंट जारी हो तो हमारा बंदा उस वक्त था रास्ते में। ट्रांजिट का मतलब होता है सफ़र। हमारा बंदा रास्ते में था, सफ़र में था। जब बैंक का लेटर जारी हुआ तो हमारा बंदा कहाँ था? ट्रांजिट में था, सफ़र में था। इसका मतलब है कि बैंक में वो चीज़ शो नहीं है। तो बेटा जैसे ही हमारे पास बैंक का लेटर आएगा तो उसमें वो 10,000 डिपॉजिट नहीं हुए होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। तो हम बैंक के लेटर में अपने हाथ से खुद ही प्लस कर देंगे। हम वो 10,000 की अमाउंट खुद ही प्लस करके, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट सेम होने चाहिए। तो हमें सेम करना है। कैश बुक में तो प्लस हो चुका है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में प्लस नहीं हुआ, तो हम अपने हाथ से खुद ही बैंक स्टेटमेंट में उस चीज़ को प्लस करके दोनों के रिकॉर्ड सेम कर लेंगे। तो जब भी पेपर में लिखा हुआ आएगा डिपॉजिट इन ट्रांजिट, लेट डिपॉजिट और लास्ट डे डिपॉजिट, तो आपको हमेशा B+ करना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अनक्लियर्ड चेक, अनकलेक्टेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक। स्टूडेंट्स, ये 3 टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक अनक्लियर्ड चेक, एक अनकलेक्टेड चेक और एक है अनक्रेडिटेड चेक। अच्छा, अब होता ये है कि जब हमारे कस्टमर्स हमें चेक्स देते हैं, नॉर्मली आपको पता है कि बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो चेक्स के थ्रू होती हैं। सेफ भी है चेक के थ्रू पे करना। तो बिज़नेस की जितनी भी बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं वो चेक के ज़रिए पे होती हैं, चेक के ज़रिए वसूल होती हैं। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने हमें चेक्स दिए, उन्होंने हमें पैसे देने थे, उन्होंने हमें चेक्स दिए। मिस्टर ए ने हमें चेक दिया, मिस्टर बी ने चेक दिया, मिस्टर सी ने चेक दिया। वो चेक्स जितने भी हमें मिले हैं वो सारे हमने कलेक्ट करके अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ताकि इन तमाम कस्टमर्स के अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। अच्छा, जैसे ही हमने वो चेक्स अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए भेजे होंगे, जमा करवाने के लिए भेजे होंगे, तो हमने फ़ौरन अपनी कैश बुक में उसको प्लस कर लिया होगा, अपने रिकॉर्ड में उसको प्लस कर लिया होगा, उन तमाम चेक्स की अमाउंट को प्लस कर लिया होगा, ये सोचकर कि इन तमाम कस्टमर के अकाउंट से पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हमने उसे प्लस कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये जो चेक हमारे अकाउंट में जमा होते हैं, तो इन चेक्स का पैसा हमारे अकाउंट में आने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। नॉर्मली 2 से 3 दिन लगते हैं चेक्स को क्लियर होने में, या दूसरे लफ्ज़ों में कस्टमर के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। हाँ, सेम डे भी पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है अगर वो चेक उसी बैंक का है। उसी बैंक से मुराद ये है कि अगर हमारा अकाउंट मीज़ान बैंक में है, तो जो कस्टमर ने हमें चेक दिया वो भी मीज़ान बैंक का, उस कस्टमर का अकाउंट भी मीज़ान बैंक है और हमारा बैंक अकाउंट भी मीज़ान के अंदर है, तो सेम बैंक होने की वजह से
पैसा उसी दिन हमारे अकाउंट में आ जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर हमारा बैंक अकाउंट मीज़ान में और कस्टमर ने जो हमें चेक दिया उसका जो बैंक है वो बैंक अल हबीब में है, उसका अकाउंट बैंक अल हबीब में है, उसका अकाउंट सपोज कर लें कि हबीब बैंक में, तो डिफरेंट बैंक होने की वजह से पैसा उनके अकाउंट से हमारे अकाउंट में आने में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा वक्त लेता है। तो इस दौरान अगर बैंक का लेटर जारी हो जाए, बैंक का स्टेटमेंट जारी हो, एग्जांपल ले लें कि हमें वो चेक्स मिले थे 29 सितंबर को, 30 सितंबर को बैंक का लेटर जारी हुए और वो चेक जो हमें मिला है वो किसी और बैंक का है, हमारे बैंक का नहीं है। मतलब हमारा अकाउंट बैंक अकाउंट मीज़ान में खुला हुआ है, वो जो चेक हमें मिला है वो मीज़ान बैंक का नहीं है। एग्जांपल ले लें कि वो बैंक अल हबीब का है, तो उसके कस्टमर के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा आने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उस नेक्स्ट डे नहीं आ जाएगा। अगर 29 को या 30 को हमने जमा करवाया है चेक अपने अकाउंट में, तो सेम डे या 24 आवर्स में पैसा नहीं आएगा, पैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है। इस दौरान बैंक का लेटर जारी होगा, बैंक का स्टेटमेंट जारी होगा, चेक बैंक में जमा हो चुके हैं, माइंड में रखिएगा, चेक बैंक में जमा हो चुके हैं और काम प्रोसेस में डल चुका है। कस्टमर के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा आने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पैसा इनफैक्ट एक्चुअल में आया नहीं है। तो जब तक पैसा आएगा नहीं, हमारा बैंकर हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा नहीं। ऑल्दो कि हमने अपने बैंक बैलेंस को अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया ये सोचकर कि चेक्स का पैसा आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, लेकिन वो पैसा आने में टाइम लगेगा। और जब तक पैसा हमारे अकाउंट में आएगा नहीं, हमारा बैंक हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि पैसा आ जाएगा। ये जो क्लाइंट्स हैं इनका पैसा आ जाता है, इनका चेक कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, इनका पैसा आ जाएगा। तो बेटा जब बैंक का स्टेटमेंट आएगा तो उसमें वो चेक्स का अमाउंट प्लस नहीं हुआ होगा, तो हम अपने हाथ से उसे प्लस कर देंगे, बैंक स्टेटमेंट में अपने हाथ से प्लस कर देंगे। तो जब भी ये चीज़ आएगी आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ शो हो रही होगी, तो आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि मेजर जो पॉइंट्स होते हैं वो 10 पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन्हें अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाकी पॉइंट समझने में आसानी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक। बच्चों आउटस्टैंडिंग का अगर आप अकाउंटिंग में मतलब लें तो इसका मतलब लिया जाता है बकाया, यानी कि वो चीज़ जो अभी पेंडिंग में है, जो बकाया है, जो काम होना है, इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, अनपेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड चेक, ये क्या होते हैं? हमारे जो सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स हम उनको कहते हैं जिनसे हमने सामान उधार पर लिया है, हमने कोई चीज़ उधार पर ली है, मर्चेंडाइज, कोई फर्नीचर, कोई इक्विपमेंट उधार पर लिया है, वो हमारे सप्लायर्स होते हैं। तो सप्लायर से जब हम सामान उधार पर लेते हैं तो हम उन्हें चेक्स देते हैं कि आप हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन अगर हमारे सप्लायर्स हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते, कब तक? जब तक बैंक का स्टेटमेंट जारी नहीं। तो बैंक के लेटर के जारी होने तक अगर हमारे सप्लायर हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में नहीं करवा लेते या हमारे अकाउंट से पैसा कैश नहीं करवा लेते तो हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। लेकिन जब हम चेक्स अपने सप्लायर्स को देते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये हमारे सप्लायर हमारे अकाउंट से पैसा कैश करवा लेंगे, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के जारी होने तक हमारे सप्लायर्स वो अमाउंट हमारे अकाउंट से कैश नहीं करवाते। तो इसका मतलब है कि बैंक का जब लेटर आएगा तो उसमें वो चीज़ माइनस नहीं हुई होगी जो हम अपनी कैश बुक से माइनस कर चुके हैं, क्योंकि हमने जब चेक्स दिए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक में से उसको माइनस कर दिया होगा। लेकिन जब बैंक का लेटर आएगा तो उसमें से वो अमाउंट माइनस नहीं हुई होगी, क्योंकि हमारे सप्लायर ने अभी तक वो चेक्स हमारे अकाउंट से कैश नहीं करवाए। तो जैसे ही पेपर में लिखा हुआ आएगा आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, तो हम उसे कर देंगे B- बी फॉर बैंक स्टेटमेंट, बी फॉर बैंक स्टेटमेंट। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बी में करवाए हुए हैं, B+, ये बैंक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर। होपफुली उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई होगी। फर्दर इन चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ अपने एक नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें मैंने कोशिश की है कि इन सारे पॉइंट्स को एक जगह लिस्ट बना लूँ और आपके सामने पेश करूँ, ताकि आप इन चीज़ों को अपने पास सेव कर लें, लिख लें, उन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लें। तो बच्चों जब भी बैंक सर्विस चार्जेस पेपर में लिखा हुआ आएगा तो आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट आपका क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। बैंक सर्विस चार्जेस क्या होते हैं? बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा माइनस कर लिया, लेकिन हमारे रिकॉर्ड से माइनस नहीं हो, हमारे रिकॉर्ड से मुराद कंपनी के रिकॉर्ड से माइनस नहीं हो। और कंपनी के पास कौन सी बुक होती है? कैश बुक होती है, पासबुक होती है, कैश बुक होती है। तो कैश के लिए हम C का लेटर यूज़ करेंगे, C फॉर कैश बुक। तो बैंक सर्विस चार्जेस जब भी पेपर में आएगा आपके माइंड में होना चाहिए C-। इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, यहाँ पर देखिएगा टर्म यूज हो रही गिवन,
व्हाट हैव गिवन बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, यकीनन सी प्लस। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्ड आया हुआ डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। कस्टमर वो होते हैं जिनसे पैसा हमें लेना होता है, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, जिसे आप ऑनलाइन डिपॉजिट भी कह सकते हैं, सी प्लस। कलेक्शन ऑफ नोट, कलेक्शन का वर्ड आएगा, कलेक्शन कहते हैं वसूली, जमा करना। नोट रिसीवेबल, जो हमें रिसीव करना था फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, एक चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें, शायद आपके काम आए, कि कस्टमर जहाँ पर भी वर्ड आएगा इसका मतलब है कि पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, कस्टमर हमें पैसा देता है। और जहाँ पर सप्लायर का वर्ड आएगा इसका मतलब है पैसा हमारे अकाउंट से जाएगा क्योंकि हम सप्लायर को पे करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, सी प्लस। ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, डिडक्टेड का मतलब कटौती, बैंक ने हमारे अकाउंट से ज़कात काट ली, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सी माइनस। डिसऑनर्ड चेक, जो आज हमने अपने इस वीडियो में पढ़ा था, डिसऑनर्ड चेक का मतलब वो चेक जो रिजेक्ट हो चुका है, कस्टमर ने हमें दिया, हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया लेकिन उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, उसे कहते हैं डिसऑनर्ड चेक, सी माइनस। पेमेंट ऑफ नोट पे, यहाँ पर वर्ड आया हुआ पेमेंट, पेमेंट का मतलब होता है अदायगी करना। नोट पे, जो हमें पे करना था बैंक ने हमारे कहने पर पे कर दिया, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, सी माइनस। लेट डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट का वर्ड आया हुआ, इसका मतलब है कुछ चीज़ प्लस होनी है। हमने लास्ट डे डिपॉजिट करवाया, हमारा बंदा बैंक में लेट पहुंचा, बैंक का स्टेटमेंट पहले जारी हो गया, स्टेटमेंट के अंदर प्लस नहीं होगा लेकिन हम अपने हाथ से प्लस करेंगे। अनक्लियर चेक, बच्चों क्लियर का मतलब होता है कस्टमर के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा आना, अन का मतलब नहीं, अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, हमने चेक जमा करवाया लेकिन उनका पैसा अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आया, आ जाएगा 2-4 दिन में। तो बैंक के लेटर में प्लस नहीं था तो हम खुद प्लस कर देंगे, ई प्लस। अनप्रेजेंटेड चेक, प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना, हम अपने सप्लायर को चेक दिए और उन्होंने हमारे अकाउंट में वो पेश नहीं किया और हमारे अकाउंट से पैसा कैश नहीं करवाया, किसी वक्त भी वो कैश करवा लेंगे, बैंक स्टेटमेंट से माइनस में हो तो हम माइनस कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स 10 पॉइंट जो हमने अपनी इन दोनों वीडियोज़ में डिस्कस किए थे, उन्हें मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर एक लिस्ट बना के आपको पेश कर दी जाए ताकि आपको समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम शूट करेंगे उसमें हम बाकायदा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मैं आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस करवाऊँगा, आपके एग्ज़ाम में जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।